हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना एम के चतुर्वेदी और आज के लाइव सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी फटाफट से जुड़ जाइएगा, आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों तक फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगण हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ सके। लक्ष्मण मीना उदयपुर से जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम डियर, आपका क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अब सुनिएगा, हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था और जिसके बारे में मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बता रहा था, सुनिएगा। यहाँ पर हमने जो पिछली क्लास में आपके साथ कंप्लीट किया था, पिछली क्लास जो आपकी चल रही थी उसमें मैंने जो आपको पढ़ाया, नागौर उच्च भूमि के बारे में आप पढ़ रहे थे मेरे साथ। कौन सा कॉन्सेप्ट था? नागौर उच्च भूमि। तो नागौर उच्च भूमि के बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको आप समझ लीजिए। नागौर उच्च भूमि अब समझिएगा और एक एक चीज को आप ध्यान से सुनिएगा। नागौर उच्च भूमि में खारे पानी की झीलें मिलती हैं, इस बात का आपको ज्ञात है, पता है कि सर खारे पानी की झीलें मिलती हैं। इसके अलावा नागौर उच्च भूमि में आप सभी को पता है कि सर नागौर जो उच्च भूमि क्षेत्र है उसमें फ्लोराइड युक्त भूगर्भिक जल पट्टी मिलती है। उस जल पट्टी का जल पीने के कारण वहाँ के स्थानीय जो लोग होते हैं उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, एक समय बाद हड्डियां मुड़ने लग जाती हैं। तो जो बैकबोन होती है, बैकबोन मुड़ने लग जाती है, तो उसे कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। अब रीज़न इसके दो बताए जाते हैं कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है। अब हाइट ज़्यादा होने के कारण ये समस्या देखी जाती है। क्लियरली आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट और हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे एक जो आपका कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम से संबंधित, आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। तो आंतरिक जो जल प्रवाह क्षेत्र है, सुनिएगा ध्यान से, आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सर ये आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र है क्या। बेसिकली ये आंतरिक जल प्रवाह जो क्षेत्र है ये शेखावाटी और नागौर उच्च भूमि क्षेत्र में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? शेखावाटी जो आपका क्षेत्र है, शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश के साथ साथ आपका जो नागौर उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, नागौर उच्च भूमि। अब सुनिएगा, इस नागौर उच्च भूमि में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, तो ध्यान से आप समझिएगा। इसमें आपका नागौर जिला रहेगा और साथ के साथ में आपका डिडवाना कुचामन जो जिला बनाया है, डिडवाना कुचामन, क्योंकि दो क्षेत्रों को मिला के एक जिले का नाम रख दिया गया, क्योंकि डिडवाना वाले अलग जिले की मांग करते और कुचामन वाले अलग जिले की मांग करते, तो भाई दोनों की मांग को सहमति दे दी गई। अब सुनिएगा मेरी बात को कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको चूने पत्थर की चट्टानें मिलती हैं। चूने पत्थर की क्या मिलती हैं? चट्टानें मिलती हैं। तो चूने की परत मिलती है इस क्षेत्र में। क्या मिलती है? चूने की परत मिलती है। तो यहाँ पर चूने की परत मिलती है। क्या मिलती है? चूने की परत मिलती है। अब चूने की परत की खासियत क्या होगी? वर्षा काल, जब आपका वर्षा काल रहता है और वर्षा काल के समय जो जल रहता है ना, उस जल का प्रवाह मतलब जो आपकी मिट्टी है उसके ऊपर नहीं होकर इस चूने की परत के नीचे होता है। क्या होता है? चूने की परत के नीचे होता है। ध्यान से सुनना, मतलब ऊपरी सतह पर जल नहीं बहता है, निचली सतह में जल प्रवाहित होता है। देखिएगा, समझिएगा कि जैसे आप सपोज कर लो कि ये आपकी एक मतलब स्थल है, ये आपका पूरा एक स्थल है। अब इस स्थल में क्या है कि ये आपकी सबसे ऊपरी परत है। ये आपकी क्या है? सबसे ऊपरी परत है। और सुनिएगा, इस ऊपरी परत में जल प्रवाहित नहीं होता है,
इस ऊपरी परत के नीचे, जो जस्ट नीचे की तरफ की जो परत होती है वो चूने पत्थर की होती है। किसकी होती है? चूने पत्थर की परत होती है। तो ये आपके चूने पत्थर की परत होगी, चूने पत्थर की परत होगी। तो चूने पत्थर की जो परत है, उस परत मतलब ऊपरी परत के जस्ट नीचे चूने पत्थर की परत है, उसमें जल प्रवाहित होता है। राम राम सासर, राम राम एंजल यादव, बहुत मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है क्लास में। तो निचली सतह में जल प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर लिखना है कि ऊपरी सतह में, ऊपरी सतह में वर्षा जल प्रवाहित नहीं होता है, प्रवाहित नहीं होता है। जब ऊपरी सतह में जल प्रवाहित नहीं हो रहा तो फिर कहाँ पर होता है? निचली सतह में जल प्रवाहित होता है। निचली सतह में जल प्रवाहित होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। क्या कहते हैं माय डियर? आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपका आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र होता है। पहली बात याद रखना, शेखावाटी प्रदेश प्लस नागौर उच्च भूमि, यहाँ पर चूने की परत मिलती है। तो जो ऊपरी परत है इसमें जल प्रवाहित नहीं होता वर्षा का, निचली परत में प्रवाहित होता है। तो इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नमस्ते सर, नमस्कार माय डियर, मोस्ट वेलकम, आपका क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ये समझ आ गया? अब अगला सुनिएगा, अगला लिखिएगा आप पॉइंट बना के। बांगर प्रदेश। अब आप कहोगे कि सर बांगर प्रदेश क्या है? सुनिएगा, बांगर प्रदेश क्या है मैं आपको समझा देता हूं। बांगर प्रदेश किसे कहते हैं? दो शब्द आते हैं, एक बांगर आता है और एक खादर आता है। ये आप सभी को ज्ञात होगा कि सर एक बांगर होता है और एक खादर होता है। रीजन क्या है कि प्राचीन काल में, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, कि प्राचीन काल में, जो प्राचीन समय था, उस प्राचीन काल में नदियों के द्वारा जलौढ़ उपजाऊ मृदा का जमाव किया गया था। जलौढ़ उपजाऊ मृदा का जमाव किया गया था। अब सुनिएगा, अब धीरे धीरे जो ये नदियां थी, ये नदियां विलुप्त हो गई। अब नदियां जब विलुप्त हो गई तो समय के साथ ये उपजाऊ मृदा क्या हो गई? अनउपजाऊ मृदा बन गई। और जब अनउपजाऊ मृदा का जो मैदान क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? बांगर प्रदेश कहते हैं। तो याद रखना, नदियां विलुप्त या शुष्क नदी में परिवर्तित हो गई थी। और ये जो उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ मैदान समय के साथ अनुपजाऊ मैदान में परिवर्तित हो गया। और जब अनुपजाऊ मैदान में परिवर्तित हो जाएगा तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे?
उस अनुपजाऊ मैदान क्षेत्र को बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर प्रदेश कहते हैं। एक तो ये बात का पता लग गया। अब बांगर प्रदेश का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ मिलता है? तो इसका विस्तार शेखावाटी प्रदेश में मिलता है। इसमें मिलता है शेखावाटी प्रदेश में मिलता है। और दूसरा जो इसका विस्तार है वो आपके नागौर उच्च भूमि क्षेत्र में मिलता है। नागौर उच्च भूमि क्षेत्र में मिलता है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि नागौर उच्च भूमि क्षेत्र वाला है, इस क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। क्लियरली? अब इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए भाई, फटाफट से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये पूरा आप लिख लेना, बांगर प्रदेश किसे कहते हैं। ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा शेयर कर दो सभी के पास। अब ये मैंने आपको बता दिया। अब लिखो मरुस्थल के डेजर्ट, डेजर्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। डेजर्ट के इंपोर्टेंट फैक्ट, ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं? सुनिएगा, आपने जौहड़ या नाका का नाम सुना होगा। जौहड़ या नाका का नाम सुना होगा। जौहड़ कहते हैं या इसे नाका कहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जौहड़ या नाका क्या होता है? ये कम गहरे कुएं होते हैं। रीज़न क्या है कि आपको पता है कि मृदा की जो ऊपरी परत है उसके जस्ट नीचे शेखावाटी प्रदेश और नागौर उच्च भूमि क्षेत्र में चूने पत्थर की परत मिलती है। अब चूने पत्थर की परत मिलती है तो इस कारण जो वर्षा का जल जब रिसता है तो वह कम गहराई पर उस जल का जमाव मिलता है। और जब आपके कम गहराई पर जल का जमाव मिलेगा तो उस क्षेत्र में लोग क्या करते हैं? स्थानीय लोग कम गहरे कुओं का निर्माण करते हैं और कम गहरे जो कुएं होते हैं उन्हें जौहड़ या नाका कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था जौहड़ या नाका के बारे में। अब दूसरी बात आती है कि सर चोभी कैसे किसे कहते हैं? चोभी, क्योंकि चोभी शब्द आपने पहली बार सुना होगा। चोभी, क्या लिखा? चोभी। चोभी क्या चीज होती है? देखो, जो आपका जौहड़ होता है ना, जौहड़, जौहड़ के बीच में जो गहरा स्थान होता है, जौहड़ के बीच में गहरे स्थान को चोभी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखिएगा, जौहड़ के बीच में, लिखो जौहड़ के बीच में, जौहड़ के बीच में कम गहरे स्थान को, कम गहरा जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? चोभी कहते हैं। क्या कहते हैं? चोभी कहते हैं। जो कच्चे पक्के कुएं होते हैं उन्हें जौहड़ नाका कहते हैं, और जो कच्चे पक्के कुओं के बीच में जो कम गहरा जो स्थान होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? चोभी के नाम से जाना जाता है। अब यहीं पर एक और शब्द आप पढ़ते हो, बहुत लेटेस्ट शब्द है जिसका नाम है बीड़। क्या नाम है? बीड़। अब मुझे बताइएगा कि बीड़ किसे कहते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 बार इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आया है। सार्वजनिक जो घास के मैदान या चारागाह होते हैं, सार्वजनिक, फिर से बोल रहा हूँ, सार्वजनिक घास के मैदान या चारागाह होते हैं उन्हें बीड़ कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है सार्वजनिक, सार्वजनिक चारागाह एवं घास मैदान। तो सार्वजनिक चारागाह हो या घास के मैदान हो,
उन्हें बीड़ कहेंगे। अब यहीं से बात आती है कि सर बीड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं, तो बीड़ सबसे ज़्यादा शेखावाटी में मिलते हैं। रेखा सारस्वत जुड़ चुकी है, नमस्ते सर जी, नमस्कार। तो बीड़ सबसे ज़्यादा शेखावाटी प्रदेश में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, शेखावाटी प्रदेश में मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियरली मैंने आपको बता दिया, ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। और सुनिएगा, एक बात और आपको बता देता हूँ कि जो आपका मरुस्थल होता है ना, मरुस्थल, वो मरुस्थल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तो अगला लिखिएगा मरुस्थल के प्रकार। क्या लिखोगे, नंबर 4 फैक्ट लिखना है, मरुस्थल के प्रकार। अब देखो मरुस्थल के प्रकार, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई मरुस्थल के प्रकार कितने होते हैं, तो प्रकार इसके 3 होते हैं। सुनिएगा, जैसे इल्म, इल्म आप सर्च करके देखना, एक उर्दू का अल्फाज इल्म। इल्म हमेशा रहता है, इल्म कभी ख़त्म नहीं होता है, याद रखना जीवन में। इल्म हमेशा रहता है, और इल्म से, इल्म की जो बातें होती हैं वो बड़ी सुहानी बातें होती हैं। तो इल्म हमेशा रहता है। तो इल्म, अब देखो ये मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्यों बनाई कि जैसे काफ़ी बार विद्यार्थी जब पढ़ता है ना, तो उसको प्रॉब्लम क्या आती है कि वो सीक्वेंस याद नहीं कर पाता। तो यहाँ पर लिखना, इल्म हमेशा रहता है। क्या रहता है, इल्म हमेशा रहता है, क्योंकि इल्म कभी ख़त्म नहीं होता। अब सुनिएगा, सीक्वेंस क्या है, ई से बना आपका इर्ग, इर्ग मरुस्थल होता है से बना आपका हमादा, हमादा भी मरुस्थल होता है, और रे से बना रेंग, रेंग भी मरुस्थल होता है। लेकिन ये तीनों जो मरुस्थल होते हैं, इन मरुस्थलों की अपनी अपनी एक अलग अलग विशेषता होती है, याद रखना। अब आप कहोगे कि सर इर्ग किसे कहते हैं, तो देखो एक होता है आपका इर्ग मरुस्थल, दूसरा होता है आपका हमादा मरुस्थल, और तीसरा होता है आपका रेंग मरुस्थल। अब सुनिएगा मेरी बात को, इर्ग होता क्या है, इर्ग बेसिकली ऐसा मरुस्थल जिसमें चारों तरफ बालू ही बालू हो। सुनना मेरी बात को, अच्छा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर देकर आया हूँ जियो में, ऑल क्वेश्चन ठीक हुए, क्या बात है माय डियर। तो आपका क्लास का कितना बेनिफिट मिला माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्रिय विद्यार्थी, भावी टीचर, बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं। क्लास का कितना बेनिफिट मिला एक बार बताना मुझे, और तुम्हारा नाम क्या है ये भी बताना। जहाँ पर चारों ओर, मरुस्थल के चारों ओर बालू ही बालू हो, तो यहाँ पर लिखना मरुस्थल में, मरुस्थल में बालू ही बालू का जमाव हो, बालू ही बालू का जमाव हो। क्लियर हो गया। ऐसे मरुस्थल को हम क्या कहेंगे, इर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, इर्ग कहेंगे। वेरी गुड, ओके। अब हमादा किसे कहते हैं, जहां पर चट्टानी मरुस्थल हो। तो यहां पर याद रखना, चट्टानी या जो पथरीला जो मरुस्थल होता है, पथरीला जो आपका मरुस्थल होता है, उस मरुस्थल को हम हमादा कहते हैं। क्या कहते हैं, हमादा कहते हैं। चट्टानी या पथरीला जो मरुस्थल होता है उसे हमादा कहते हैं, ठीक है। रेंग किसे कहते हैं, तो रेंग की एक बात याद रखना, ये मिश्रित मरुस्थल होता है। अब आप कहोगे कि सर मिश्रित होता क्या है, बेसिकली मिश्रित ये है कि ऐसा मरुस्थल जिसमें बालू और कंकर मिश्रित अवस्था में हो। 100% फुल मिला है सर, मैं आपका स्टूडेंट, भूल गए क्या, ऐप वाला हूँ, लाइव वाला रवि। ओके रवि, ओके माय डियर, ओके। भाई मुझे देखो इतना ट्रस्ट रहता है कि मैं हमेशा उस चीज़ को पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली फिट हो, मेरा काम यही है। तो मैंने आपको बताया कि रेंग किसे कहेंगे, ये मिश्रित मरुस्थल होता है। क्या होता है, मिश्रित मरुस्थल होता है, मिश्रित मरुस्थल होता है। और दूसरी बात,
मिश्रण में होता क्या क्या चीजें हैं, तो मिश्रण में याद रखना कंकर और प्लस बालू, कंकर प्लस बालू का मिश्रण होता है। तो कंकर और प्लस बालू का जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र में मिश्रण मिले उसे क्या कहेंगे, रेंग मरुस्थल कहेंगे। क्या कहेंगे, रेंग कहेंगे। अब मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं, क्योंकि भाई अपन को इंटरकनेक्ट करना है। तो राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है, सुनना मेरी बात को, थार मरुस्थल में, थार मरुस्थल में इर्ग, हम्मादा एवं रेंग की विशेषता मिलती है। रेंग की विशेषता मिलती है। जो आपका थार का मरुस्थल है उसमें तीनों चीजों की विशेषता मिलती है, मतलब तीनों प्रकार के जो मरुस्थल बताए हैं उन तीनों की विशेषता मिलती है। एक बात समझ गए। अब सुनिएगा अगली बात, मैंने आपको मरुस्थल के प्रकार बताए, अब प्रकारों में समझने का प्रयास करना। मैंने बोला इर्ग, इर्ग एक मरुस्थल है। मैंने आपसे कहा हम्मादा, हम्मादा एक मरुस्थल है। और मैंने आपसे कहा रेंग, रेंग एक मरुस्थल है। अब सुनिएगा इसकी बात, बहुत अच्छी समझा रहा हूं आपको। ये जो आपका इर्ग होता है इसे महान मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे महान मरुस्थल कहते हैं। तो इसे महान मरुस्थल कहा जाता है। और अगर इर्ग बालू ही बालू आप पूरे मरुस्थल में कहीं ढूंढोगे, भाई राजस्थान में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर बालू ही बालू हो, तो वो आपका जैसलमेर है। कौन सा है, जैसलमेर है। कौन सा है भाई, जैसलमेर। एक बार आप शेयर कर दो वीडियो को, जैसलमेर है। तो इर्ग महान मरुस्थल कहते हैं। ये जैसलमेर में सबसे ज्यादा बालू का स्तूपों का जमाव मिलता है। अब दूसरी बात हमने हम्मादा की थी। हम्मादा एक पथरीला मरुस्थल होता है, आपको पता है। लेकिन हम्मादा का विस्तार राजस्थान में कहां पर मिलेगा, तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में। तो यहां पर लिखना, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में इसका विस्तार मिलता है। अब यहां पर मैं क्षेत्र लिख रहा हूं। एक है आपका पोखरण, पोखरण क्षेत्र है, ये आपका जैसलमेर में है। आप सभी को पता है कि सर ये जैसलमेर में है। दूसरा है फलोदी, तो फलोदी पहले जोधपुर में था, फलोदी पहले जोधपुर में था, लेकिन वर्तमान में अब नया जिला बन गया है फलोदी। तो वर्तमान में फलोदी में है। कहां पर है, फलोदी में है। और सुनिएगा अगला है बालोतरा। कौन सा है, बालोतरा। अब बालोतरा का आपको पता है कि सर बालोतरा कहाँ है। बालोतरा पहले बाड़मेर में था, पहले कहाँ पर था, बाड़मेर में। वर्तमान में कहाँ पर है, वर्तमान में एक नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है बालोतरा। तो वर्तमान में बालोतरा में है। दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। सुनील प्रजापति ने कमेंट किया है कि मरु, थार, रेगिस्तान, मरुस्थल, यह चारों शब्द एक ही शब्द होते हैं। मरु, थार, रेगिस्तान एक ही बात है भाई। जैसलमेर, हम्मादा एरिया, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र होगा। मुक्त में चट्टानें मिलेंगी, याद रखना। मुक्त में क्या मिलेंगी, चट्टानें मिलेंगी। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा समझ गए ना। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होगा हम्मादा, क्योंकि चट्टानी भाग होगा ये। कैसा होगा, चट्टानी भाग। अब सुनिएगा, अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूं। रेंग जो आपको मिलेगा, रेंग देखो दोनों चीजों का, ये बालू, बालू का स्तूप युक्त एवं मुक्त प्रदेश में मिलता है। जहां पर बालू का स्तूप भी हो और जहां पर बालू का स्तूप नहीं, चट्टानी भाग भी हो, तो दोनों चीज, दोनों स्थानों पर मिलता है ये। अब आप कहोगे सर मिलता कहाँ है, तो पहले के अनुसार तो बाड़मेर जिला आएगा, लेकिन बाड़मेर को तोड़ के एक नया जिला बना दिया है बालोतरा। इसके अलावा जालोर।
अब जालौर को तोड़ के एक नया जिला बना दिया है सांचौर। कौन सा बना दिया? सांचौर। इसके अलावा सीकर और झुंझुनू में, इसके अलावा कहाँ? सीकर और झुंझुनू में। तो यहां पर लिखिएगा, यहां पर देखो बाड़मेर और बालोतरा, मैं जिलों के अनुसार आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। इसके अलावा बाड़मेर बालोतरा हो गया। इसके अलावा जालौर, अब जालौर से अलग करके कौन सा बना दिया? सांचौर, तो सांचौर में मिलेगा। इसके अलावा सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू में इस प्रकार का जो रेगिस्तान है, जो मरुस्थल है वो देखा जाता है। और इसके अलावा आपके जैसलमेर में मिक्स रूप में मिलता है। तो ये प्रमुख क्षेत्र होंगे। एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। रेखा, एप्लीकेशन में आपने पेड कोर्स, मतलब आपने पेड कर लिया क्या कोर्स, मुझे ये बताइएगा। हाय सर, पीडीएफ डालते ही नहीं हो। कहाँ पर पीडीएफ के लिए बोल रहे हो ये बताओ मुझे। हाँ, जब आप बताओगे तभी मुझे पता लगेगा। एक हमारे विद्यार्थी, सर हम आपके टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दिया करें। ओके ओके माय डियर, ओके। अब समझिएगा मेरी बात को। एक हमारे प्रिय विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर हमें ये बताइएगा कि राजस्थान में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, इसके कारण बताओ। सुनील यार, तुम इतना नहीं जानते रेतीली मिट्टी क्यों मिलती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप जब छोटे बच्चे थे तो छोटे बच्चे जब खिलौने बनाते थे तो जल रेत के कण पास पास कब आते हैं? जब उनमें पानी हो। समझ रहे हो? उनमें पानी हो। जब पानी का मिश्रण रेत के साथ हो जाएगा या मिट्टी के साथ हो जाएगा तो कण चिपक जाएंगे। लेकिन लंबे समय से रेगिस्तान मतलब हाई टेम्परेचर से युक्त है और न्यूनतम रेनफॉल से युक्त है। ऐसी जलवायुविक विषमताओं के कारण रेगिस्तान में जलोढ़ मृदा नहीं मिलती, रेतीली मृदा मिलती है। कौन सी मिलती है? रेतीली। तो कुछ चीजें सुनील, आप थोड़ा सा अपना दिमाग को बढ़ाओ, दिमाग के रेंज को डेवलप करो। समझ गए? आगे सुनिएगा। अगला पॉइंट हम लिखते हैं, बालू का स्तूप कैसे बनते हैं। जैसे अगला पॉइंट आपका मैंने आपको लिखा दिए, ये चीजें कंप्लीट करवा दी। 5 पॉइंट महत्वपूर्ण फैक्ट लिखा रहा हूं। नंबर 5 लिखिएगा, सुनिएगा। जैसे जो आपके मिट्टी होती है, उस मिट्टी का अपर्दन और निक्षेपण, सुनिएगा, मिट्टी के अपर्दन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप बालू का स्तूप बनते हैं। मैंने फिर से बोला, अपर्दन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप बालू का स्तूप बनते हैं। सुनील भाई थमजा, सर भोकाल हैं, इनके स्टूडेंट आल्सो सेलेक्ट इन जॉब। एक मैं ही हूँ यहाँ जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में जियो 4 आया। EORO वाले 25 स्टूडेंट सेलेक्ट। अरे माय डियर, आपने तो मुझे धन्य कर दिया, इतना सारा प्यार, सच में। सुनना, तो मैंने आपको क्या बताया कि मिट्टी का अपर्दन और निक्षेपण, लिखिएगा यहां पर, मिट्टी का अपर्दन एवं निक्षेपण के परिणाम स्वरूप, अब जब मिट्टी का अपर्दन और निक्षेपण होगा तो उससे क्या बनेगा? उससे आपका बालू का स्तूप बनेगा। क्या बनेगा? बालू का स्तूप बनेगा, याद रखना। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या आते हैं आपके एग्जाम में, वो समझिएगा, उनकी रेंजों को समझिएगा। अच्छा, रेखा सारस्वती भी EORO की स्टूडेंट है। मोस्ट वेलकम डियर, आपका, आपने इतना ज़्यादा आप प्यार करते हो, रियली, सच में। तो समझिएगा, जो बालू का स्तूप होते हैं
इन्हें टीले, टीबे, धोरे और धरियन कहते हैं। सुनिएगा मेरी बात को, क्या कहते हैं? टीले, टीबे, धरियन और धोरे कहते हैं। तो यहां पर लिखिएगा बालू का स्तूप के अन्य नाम। अब देखो अन्य नाम क्या हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अन्य नामों में याद रखना है टीले कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? टीले कहते हैं। इसके अलावा टीबे के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें धोरे भी कहा जाता है, धोरे, और इन्हें धरियन भी कहते हैं। तो याद रखना धरियन एक बालू का स्तूप है। ये धरियन इन्हें स्थानीय भाषा में कहा जाता है। किस भाषा में कहा जाता है? स्थानीय भाषा में कहते हैं धरियन। धोरे एक साहित्य भाषा है। क्या है? एक साहित्य भाषा में इन्हें धोरे कहा जाता है। बाकी ये जितने भी जो नाम पढ़े हैं आपने, टीले, टीबे, अच्छा प्रियंका भी सेकंड ग्रेड, ओके माय डियर, ओके। तो मैंने आपको बता दिया बालू का स्तूप के अन्य नाम क्या हैं। सर्वाधिक बालू का जो स्थानांतरण होता है वो कौन से महीने में होता है? सुनिएगा यहां पर सर्वाधिक बालू का स्थानांतरण, तो यहां पर लिखिएगा सर्वाधिक बालू का स्थानांतरण कि सबसे ज्यादा जो आपके रेत के जो टीले बनते हैं, विभिन्न आकृतियों में रेत के टीले बनते हैं, ये आपको पता है। तो सर्वाधिक बालू का स्थानांतरण कब से कब होता है? अब आप बच्चे तो हो नहीं, ग्रीष्म काल में क्या होता है, पश्चिमी जो रेतीला मरुस्थल है उसमें एक पवन चलती है जिसे लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ये तीव्र वेग के साथ जब चलती है तो रेत को अपने साथ उड़ाती है। अब ये चलती कब है? ये चलती है ग्रीष्म काल में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कब होता है? ग्रीष्म काल में होता है। और ग्रीष्म काल का जो समय माना गया है वो आपके मार्च से लेकर और जुलाई के मध्य, मार्च से लेकर और जुलाई के मध्य ये कार्य होता है। कब? मार्च से लेकर जुलाई के मध्य। अच्छा यहाँ तो फाइनल सर की ही ले रही हूँ, ऐप पर पूरा कोर्स मिल जाएगा। यस रेखा, पूरा कोर्स मिल जाएगा कंप्लीट। हाँ ऐप में पूरा है, मैंने ले रखा है रीट लेवल 1 में। ओके। ए जिंदगी हमारी इतनी भी परीक्षा मत ले, हम परीक्षा में बार बार फेल हो जाएं। हमने तो आपसे एक फाइनल युवाओं का भरोसा MK सर, हमने तो आपसे एक जवाब मांगा था, आपने वही नहीं दिया। कब तक आएगा फाइनल युवाओं का भरोसा MK सर? क्या बात है यार, धन्य कर दिया। संदीप मेरे पास यार न्यूज़ नहीं है, चल आज तेरे कहने से जो मेरे विद्यार्थी हैं URO के बहुत परेशान हो रहे हैं, आज मैं इसके बारे में बात करता हूँ। सुनिएगा। तो ये समझ आ गया संदीप, टेंशन मत ले, आज तेरे को बता दूंगा, तेरे कॉल आए थे मैंने देखे थे। सुनिएगा, सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पर मिलते हैं? सुनिएगा, सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पर मिलते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पर मिलते हैं, बालू का स्तूप वाला जिला। अब देखो इसमें याद रखना सर्वाधिक जो बालू का स्तूप मिलते हैं वो चूरू में, और अगर चूरू नहीं आए एग्जाम में तो क्या करना है? जैसलमेर करना है। क्या करना है? जैसलमेर करना है। अगर चूरू नहीं आए एग्जाम में तो क्या करना है? जैसलमेर करना है। वेरी गुड। सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर में 27 दिन, सर सबसे कम झालावाड़ में 3 दिन। वेरी गुड माय डियर, ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए एकदम धारदार। चूरू में मिलते हैं भाई, चूरू में। अगर चूरू नहीं आए, अब सुनना, अब बता रहा हूं, ये जो गलत आंसर दिया है ना उसका सुन लो। अब गलत, आपने क्या गलत आंसर दिया है?
राजस्थान में सभी प्रकार के सर्वाधिक बालू का स्तूप किस में मिलते हैं? सुनिएगा, राजस्थान में सभी प्रकार के सर्वाधिक बालू का स्तूप वाला जिला, बताओ कौन सा है? अब देख, इसमें ना जोधपुर ग्रामीण नहीं आएगा, इसमें वो जोधपुर नहीं आएगा, इसमें आएगा जोधपुर ग्रामीण। क्या आएगा? जोधपुर ग्रामीण। सुन लेना ध्यान से। अब इसमें नया आएगा, पहले क्या था? पहले इसका आंसर था जोधपुर। क्या था? जोधपुर। क्लियरली समझ गए? चलो, क्लियर हो गया? समझ गए आप मेरी बात को? चलो अब एक और आपको देता हूं। इंसेलबर्ग किसे कहते हैं? इंसेलबर्ग बताइएगा मुझे एक बार। हाँ सर जी, थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ओके ओके प्रियंका, कोई बात नहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया। नंबर 6 पॉइंट आप लिखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण 6, नंबर 6 पॉइंट, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग किसे कहते हैं? एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा, इंसेलबर्ग किसे कहते हैं? बताओ भाई, फटाफट से बताओ, इंसेलबर्ग किसे कहते हैं? अब सुनिएगा, रेगिस्तान क्षेत्र में जो आपके ढालनुमा खड़ी चट्टानें होती हैं, रेगिस्तान क्षेत्र में जो ढालनुमा खड़ी चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों को इंसेलबर्ग कहा जाता है। इंसेलबर्ग बालू का स्तूप होते हैं। खड़ी चट्टानें कैसी होती हैं, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये चट्टानें कैसी होती हैं। देखिएगा, एक चट्टान इस प्रकार की होती है, एक चट्टान कैसी होती है? इस प्रकार की होती है। समझ गए आप मेरी बात को? और सुनिएगा, एक चट्टान कुछ इस प्रकार की होती है, और एक चट्टान कुछ इस प्रकार की होती है। ये चट्टानें होती हैं। क्या होती हैं? चट्टानें होती हैं। अब सुनिएगा, ये जो चट्टानें होती हैं, जैसे हम कलर करते हैं हमेशा, तो आज भी कलर करेंगे, ऐसी क्या बात है? कलर कैसे नहीं करेंगे? कलर तो करना पड़ेगा हमको। देखो, ये ऐसी चट्टानें होती हैं। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो खड़ी चट्टानें होती हैं, ये सभी आपके रेगिस्तान में ऐसी इस प्रकार की आपको चट्टानें देखने को मिलेंगी। चट्टान, ठीक है? अब सुनिएगा, इस दुनिया में अजीब अजीब चेहरे हैं, हम किन किन चेहरों पर विश्वास करें? फिर हमने सोचा क्यों ना एक चेहरे पर विश्वास किया जाए, MK सर जी। क्या बात है यार, इतना प्यार सच्ची में यार। संदीप, रियली तुम URO में सेलेक्ट हो, और मुझे पता है फाइनल भी सेलेक्ट होगे, और राजस्थान के जो पद के कर्तव्य हैं उनका भी अच्छे से निर्वहन करोगे। अब सुनिएगा, ये ढालनुमा खड़ी चट्टानें होती हैं। एक बात तो याद रखना, ये कैसी होती हैं? ये ढालनुमा खड़ी चट्टानें होती हैं। तो यहां पर लिखना, ढालनुमा, ढालनुमा खड़ी चट्टान होती है। ढालनुमा खड़ी चट्टान होती है। इन चट्टानों के यहाँ पर, जो इन चट्टानों का ये भाग होता है, इस भाग में आपको बालू देखने को मिलेगी। इस भाग में आपको क्या मिलेगी? बालू देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपके बालू का स्तूप होते हैं। क्या होते हैं? बालू का स्तूप होते हैं। तो यहाँ पर आपके बालू होती है, बालू का स्तूप होते हैं। एक बात आपको पता लग गई कि सर ये रेगिस्तान में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? रेगिस्तान में मिलेंगे। और सुनिएगा, ये रेगिस्तान में मिलते हैं।
दूसरी बात, जब यहाँ पर वर्षा होती है, जब यहाँ पर वर्षा होती है, वर्षा कैसे होगी, बादलों से वर्षा होगी। तो वर्षा जब होती है तो वर्षा के समय वर्षा का जल यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। वर्षा का जल क्या होता है, वर्षा का जल चारों ओर इकट्ठा हो जाता है, तो वर्षा जल का भराव मिलता है, वर्षा जल का भराव मिलता है। अब देखो, इंसेलबर्ग जो बालू का स्तूप है, रेगिस्तान में विशेषकर कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये विशेषकर जो आपको देखने को मिलेंगे, तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल इसके बारे में बताया जाता है कि जो सांभर क्षेत्र है, सांभर क्षेत्र में मिलेंगे, और इसके अलावा सांभर क्षेत्र के अलावा आपके फलोदी क्षेत्र में भी इस प्रकार के बालू का स्तूप देखे जाते हैं। तो सांभर क्षेत्र और फलोदी क्षेत्र में इंसेनबर्ग जैसे बालू का स्तूप मिलते हैं। प्रियंका लिख रही है कि सर ग्रेजुएशन में मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी, लेकिन इतना बेहतरीन तरीके से समझाने वाला कोई नहीं है। चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा माय डियर, आपका ये प्यार ऐसा ही बना रहे और आप बेहतर तरीके से, चलो इसको बना लो फटाफट से, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब सुनिएगा, अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है नंबर 7, गिरिपद, या इसे कहते हैं पेडीमेंट। क्या कहते हैं, पेडीमेंट। बताइए गिरिपद या पेडीमेंट किसे कहा जाता है, एक बार आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, गिरिपद या पेडीमेंट कहते किसे हैं। सुनिएगा, आपने काफी बार पर्वतों को देखा होगा, जो आपकी पहाड़ियां होती हैं, उन पहाड़ियों को आप देखते हो, तो पहाड़ियों के निचले जो पादीय भाग होता है, उस पादीय भाग में बालू का जमाव मिलता है। क्या मिलता है, पादीय भाग में बालू का जमाव मिलता है, तो उस जमाव को ही क्या कहते हैं, गिरिपद या पेडीमेंट कहते हैं। अब देखिएगा कैसे होता है, गिरिपद या पेडीमेंट होता क्या है, इस तरीके से आपकी ये पहाड़ियां होती हैं, इस तरीके से। अब सुनिएगा, ये जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, इसके यहाँ पर आपको ये जो भाग होता है, इस भाग में आपको रेत का जमाव मिलेगा। क्या मिलेगा, बालू का जमाव मिलेगा। तो ये जो बालू का जमाव होता है, जिसे ग्रामीण भाषा में थड़े कहते हैं। क्या कहते हैं, थड़े कहते हैं। तो ये बालू का जमाव मिलता है। तो यहाँ पर जो आपके बालू का जो जमाव मिलता है, बालू का जमाव, इस जमाव को क्या कहते हैं, इस जमाव को गिरिपद, गिरिपद या पेडीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडीमेंट कहते हैं। क्लियरली समझ गए होंगे, इसे कहते हैं गिरिपद या पेडीमेंट के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे ऐसे फैक्ट थे, उनके बारे में डिस्कस किया। निश्चित तौर पे आपके मित्रगण, दोस्तगणों तक जरूर शेयर करना, और हमारी तरफ से प्रयास किया जाएगा कि आपका जितना भी राजस्थान का ज्योग्राफी परिवर्तित हुआ है, उस परिवर्तित ज्योग्राफी को बेहतर तरीके से स्टडी करवाएं। कल हम डिस्कस करेंगे बजादा के बारे में, इसके अलावा मरहो के बारे में, इसके अलावा आपको पता है तल्ली या पोखर के बारे में, खडीन या खाड़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। होती क्या है रेगिस्तान में और इनका महत्व क्या है, तो उसके बारे में कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। जिन लोगों ने हमारा नाम मिटाने की सोची, हम कैसे थक के बैठ जाएं, जिनके साथ ऐसे गुरुजी हों। सबसे पहले तो मैं सर से यही निवेदन करूंगा, मेरे साथ मेरे
5 बेरोजगार साथी हैं, वह पूछ रहे हैं कि फाइनल कब तक आएगा। जरूर बताते हैं संदीप, आपका जो बात है, आपकी जो भी आपके मन के विचार हैं उनको जरूर हम तक पहुंचाया है, तो जरूर आपके मन के विचारों का जल्द से जल्द सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों तक शेयर करना मत भूलना। और साथ के साथ में जो विद्यार्थियों ने ज्योग्राफी लाइव बैच ज्वाइन नहीं किया है वो भी सोच लेना। बाकी आपके ऊपर कोई विशेष प्रेशर है नहीं, सर का कभी रहता भी नहीं है। फिर मिलते हैं कल। आपको अपनी क्लास का टाइमिंग 5 बजे से हो गया है टाइम, तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल आपसे। धन्यवाद।